अमेरिका के तीसरे राष्ट्रपति थॉमस जेफरसन उसी जमाने में उन्होंने कहा था कि सूचना लोकतंत्र की मुद्रा है। किसान परिवार से बिलोंग करते हैं और आप एक खुद किसान हैं। इसके बावजूद भी इतना समय आप आरटीआई जैसे कार्य पर कैसे देते हैं? सब आप 20 सालों से लगभग लगे हुए इसी में डालते अभी तक आपने कितने आरटीआई डाले हैं? होगा करीब। प्रथम आरटीआई मैं गांव के ही प्रकरण पे डाला था। एक मौर्य जी थे, जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी। जब आप आरटीआई डालते हैं तो आपका मुख्य उद्देश्य क्या, भ्रष्टाचार से निजात पाना या व्यवस्था में सुधार लाना, ये क्या होता है? मानते हैं कि आयोग के पास पावर नहीं है। सबसे अधिक पावर आयोग से सबसे अधिक पावर अपने मातहतों पर नियंत्रण रखने के लिए हायर अथॉरिटी है, जो कि फर्स्ट अपील अथॉरिटी होता है। वो कुछ करता नहीं, उसी चैनल का अफसर होता है। नहीं, वो अपने पर अगर उतारू हो जाए तो एक भी अपील न तो राज्य सूचना आयोग जाएगी, न तो केंद्रीय सूचना आयोग। जबकि हाईकोर्ट का आदेश है कि आयोग को तारीख पे तारीख डालने का कोई अधिकार नहीं है। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि आपने कभी आरटीआई डाली हो और पीआईओ ने, चाहे फर्स्ट अपील अथॉरिटी ने, आप पे दबाव या धमकी? नमस्कार, मैं हूं विनय श्रीवास्तव। आज हमारे साथ आरटीआई के जाने माने कार्यकर्ता उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले से मिस्टर जगदीश पटेल जी हैं। आज हम आरटीआई के बारे में इनसे कुछ जानेंगे कि आरटीआई क्या है, कैसे कार्य करता है, इनका क्या अनुभव रहा है अपने कार्य क्षेत्रों में। तो आज आइए हम बात करते हैं मिस्टर पटेल जी से। आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद विनय जी। आपसे मिल करके बड़ी खुशी हो रही है कि मुझे खुली हवा में सांस लेने का एक जैसा बड़ा अवसर मिल रहा है। इसमें आरटीआई उसमें अमेरिका के तीसरे राष्ट्रपति थॉमस जेफरसन उसी जमाने में उन्होंने कहा था कि सूचना लोकतंत्र की मुद्रा है, और इसकी आवश्यकता को उन्होंने इसकी प्रासंगिकता को उन्होंने बहुत अच्छी तरह से उस समय संचालन की प्रक्रिया डाली थी, लेकिन असफल रहे। और भारत में जो एक्सपीएम बीपी सिंह साहब के जमाने में इसकी परिकल्पना की गई थी कि जनता के प्रति जवाबदेह सरकार का गठन हो। लेकिन ये समझिए, इंफॉर्मेशन बिल जब 2002 में पेश हुआ तो हम लोग उसके पीछे लग गए कि कब ये एक्ट में आ रहा है। तो जब अक्टूबर 2005 में अस्तित्व में आया तो प्रमुख मुख्य सूचना आयुक्त वो थे जस्टिस ओपी केजरीवाल साहब। वो आते थे बनारस और कैथी में हम लोगों की मीटिंग हुआ करती थी। कहीं एक्ट वगैरह की कहीं किताब या कुछ नहीं मिलती थी, वो लेके आए थे फोटो स्टेट करा के हम ही लोगों को, और सेमिनार हर महीने में अक्सर आयोजित किया करते थे। हम लोग जाया करते थे और उन्हीं से नसीहत लेकर के हम लोग आरटीआई में लग गए। मैं था, जिले से मात्र 2 आदमी थे, एक मैं था और एक ब्रह्मण दुबे थे। यही 2 आदमी जा रहे थे और कोई नहीं जा रहा था। तभी से मैं लगा हूँ आरटीआई में। अच्छा, आप एक किसान परिवार से बिलोंग करते हैं और आप एक खुद किसान हैं। इसके बावजूद भी इतना समय आप आरटीआई जैसे कार्य पर कैसे देते हैं? समय निकाल लेते हैं। जो कार्य की आवश्यकता को एक लगन है ना, लगन है, इसके चलते काम आगे से बढ़ता चला गया। और मैं इसमें इतना लगा रहा कि लखनऊ जब भी जाता था तो अच्छी अच्छी किताबें जो आरटीआई पे लिखी हुई मिलती थी, थोड़ा सा एक मीटिंग 2 रोटी कम खाने का प्रयास करता था, लेकिन उन किताबों को खरीद करके एक्ट के एनालिसिस को और अदर विचार जो थे जस्टिस हबीबुल्ला साहब के या अदर जो अच्छे अच्छे लोग हैं, उनको मैं खरीद के ले आकर के अब तक लगन से सारी किताबों को रखता हूँ और पठन पाठन किया करता हूँ। तो पारिवारिक जिंदगी में, चाहे आपका इसमें खेती में कोई इससे समस्या नहीं? इससे कोई समस्या नहीं हुई, काम अपना जारी रहा। तो लगभग 25 सालों से 2005 में आरटीआई एक्ट आया था। हाँ, एक्ट आया था। तो करीब आप 20 सालों से लगभग लगे हुए इसी में डालते रहते। अभी तक आपने कितने आरटीआई डाले हैं? होगा करीब 800-900, इसी के पास 1000 के आसपास होगा। आपने एक कलेक्शन तो नहीं किया, काउंटिंग, लेकिन डाला था। लगभग 1000 आरटीआई आपने डाला। जी। तो 1000 आरटीआई, उसका क्या आपका अनुभव क्या है? अनुभव ये रहा कि देखिए, जन सूचना आवेदक को अधिकारियों की मंशा ये लगती है कि एक आवेदन पढ़ते ही बड़ा घृणा की दृष्टि से देखने लगते हैं सब, है ना। संघर्ष हम लोग करते रहे। प्रथम अपील अधिकारी इसमें कोई महत्वपूर्ण भूमिका भी नहीं निभाते हैं, नहीं तो आयोग से अधिक पावर
प्रथम अपील अधिकारियों को है। अगर ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं तो आरटीआई का निस्तारण प्राइमरी लेवल पर ही 100% संभव है। आयोग से व्यापक शक्तियां हैं, जिसमें यह है एफआईआर का भी प्रावधान है। फर्स्ट अपील अथॉरिटी एक बफर है, कवच है। आरटीआई आवेदक और प्रथम अपील अधिकारी के बीच सुरक्षा कवच का काम करता है। इसमें केंद्रीय सूचना आयोग ने उपेंद्र बनाम डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विसेज एनसीटी ऑफ दिल्ली के मामले में व्यवस्था देते हुए कहा कि प्रथम अपील अधिकारी प्रार्थना पत्र से बाहर नहीं जा सकता और इसमें प्रारंभ में भारतीय दंड संहिता या न्याय संहिता के प्रावधानों का वर्णन किया गया है कि प्रथम अपील अधिकारी चाहे तो कर सकता है। इसी प्रकार मुंबई हाई कोर्ट ने एक प्रकरण में कहा है, उसमें जांच भी हुई है, उसका साइटेशन साइटेशन बता दूंगा बाद में। उसमें स्पष्ट लिखा है कि आवेदक को 15,000 रुपए दें, है ना, और कम से कम वो कमिश्नरेट ऑफ पुलिस से नीचे के अफसर की जांच न करें। उसमें दोषी पाया गया और उसमें जन सूचना स्पष्ट रूप से मिल गई। प्रथम आरटीआई आपने कब डाला था? दैट टाइम ही मैंने डाला था, ईयर तो याद नहीं है। प्रथम आरटीआई मैं गांव के ही प्रकरण पे डाला था। एक मौर्य जी थे जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी, तो पूरे जनपद की 1 से 5 के छात्रों को उस समय छात्रवृत्ति मिला करती थी, तो पूरे जनपद में बंट गई थी। मेरा प्राइमरी स्कूल रह गया था। आरटीआई डाला उनके यहाँ, उन्होंने जवाब दिया कि आपका बेटा, कोई बच्चा इस प्राइमरी स्कूल में पढ़ता नहीं है, आपसे इससे कोई लेना देना नहीं है। इसको मैंने प्रथम अपील किया। प्रथम अपील अधिकारी संज्ञा शून्य रहे, कुछ नहीं करते थे सर। उसके बाद सेकेंड अपील आयोग में किया। आयोग जब ये तलब हो गए तो मानवीय भूल मान करके आयोग ने इनको छोड़ दिया। न कोई कास्ट लगाया मेरे कहने पर, न कुछ किया। सेट टाइम धीरेन्द्र शर्मा साहब थे, लग रहा था राज्य सूचना आयुक्त थे। मैंने काफी प्रयास किया कि उस कास्ट लगे इन सबों को दंड मिले, लेकिन आयोग भी कहीं न कहीं पर उदासीन है। तो इसमें उन्होंने कहा कि मैं 2 दिन में भेज दे रहा हूं। तो मेरे यहाँ का पैसा प्राथमिक विद्यालय सीखड़ी छपरी चला गया था, उसको हैंडओवर करके उन्होंने तत्काल दे दिया। ये मेरी पहली आरटीआई। तो आप जब आरटीआई डालते हैं तो आपका मुख्य उद्देश्य क्या? एक चीज और है, पूर्वाग्रह से प्रेरित होकर उस अफसर ने बनारस से अपने हायर अथॉरिटी को लेकर के मेरे गांव में आया और जो लोग भी शादी अनुदान वगैरह पाए थे सबसे पूछा उसने कि कौन कितना पैसा इनको दिया था। पूर्वाग्रह से प्रेरित होकर आए थे, लेकिन उनको यहाँ से रिजल्ट शून्य मिला। मेरे ऊपर कोई हथकंडा उनका काम नहीं किया, पूर्वाग्रह से प्रेरित होकर आए थे। जब आप आरटीआई डालते हैं तो आपका मुख्य उद्देश्य क्या, भ्रष्टाचार से निजात पाना या व्यवस्था में सुधार लाना, ये क्या होता है? उद्देश्य मेरा दोनों हो सकता है। व्यवस्था में सुधार आए वो भी है, और भ्रष्टाचार तो जड़ पकड़ लिया है, कितना जाएगा वो तो हम आप जानते ही हैं। मतलब क्या आप कहना चाहते हैं, मतलब भ्रष्टाचार अभी चरम सीमा पर है, चरम सीमा पर, मतलब है, अभी है, ये कभी नहीं जाएगा, कभी नहीं जाएगा। मतलब कई क्षेत्रों में कितना वो करेंगे वो अपना काम चलेगा। क्यों ऐसा क्यों? योगी जी का तो दावा है, हमारे योगी बाबा करेंगे। हाँ, तो जो लोग पकड़े जा रहे हैं वो लोग बच नहीं रहे हैं, लेकिन फिर भी मान नहीं रहे हैं भ्रष्टाचार करने वाले। जब पकड़े जा रहे हैं तब हाय। इसका मुख्य कारण क्या है भ्रष्टाचार का? भ्रष्टाचार का मुख्य कारण की सिस्टम की ये है, इस पे सिस्टम दोषी है। अलग अलग गवर्नमेंट हम देखते थे, पीछे की भी गवर्नमेंट हमने देखा है। अभी तक क्या लग रहा है, जैसे पिछली गवर्नमेंट थी, अभी गवर्नमेंट है, तो इसमें क्या मतलब भ्रष्टाचार कहाँ से? कोई कंपेयर तो नहीं करेंगे, लेकिन हम लोगों ने आरटीआई अक्सर डाला है। जो असर मायावती जी के शासन के दौरान जो मिला, उसमें वो असर कभी नहीं मिलेगा। और उसमें जो है बीच में सपा की सरकार जो आई उसके बाद उसने थोड़ा जन सूचना अधिनियम को राज्य सूचना एक नियमावली बना दिया
नियमावली में थोड़ा सा बांध दिया उसने, है ना, थोड़ा सा एक्ट को हल्का कर दिया, नियमावली बना के, सूचना का अधिकार नियमावली आदरणीय अखिलेश जी के जमाने में आई है, उसमें थोड़ा सा हल्का कर दिया है कि क्यों, कब और कैसे, क्वेश्चन मार्क नहीं होना चाहिए, है ना, नहीं तो खारिज हो जाएगी। फिर 500 से अधिक आवेदन में शब्द नहीं होने चाहिए। उसके बाद फिर आयोग ने एक फॉर्मेट वगैरह भी जारी किया जिसमें इस पर आवेदन आप कर सकते हैं, फॉर्मेट पर भी कर सकते हैं, नॉन फॉर्मेट पर भी कर सकते हैं, वैसी बात नहीं है। लेकिन आवेदक को हर तरह से किसी न किसी तरह से प्रताड़ना मानसिक तौर पे, आर्थिक तौर से झेलना पड़ता है। आप अभी तक आपके आरटीआई से सबसे बड़ा खुलासा कौन सा हुआ है? सबसे बड़ा खुलासा मैंने एक किया था, ये इसका साइटेशन है मृत्युंजय सिंह बना डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट। मैं गया था आयोग, मेरे सीनियर गुरुजी डॉक्टर लाल बहादुर सिंह, सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के हैं, उनके सानिध्य में मैं आज भी काम करता हूँ, अम्बेडकर नगर के हैं। तो उनको लेकर के मैं गया था, जस्टिस एम एम अंसारी उस समय बैठे थे। तो इस प्रकरण को रखा, मृतक आश्रित सेवा का प्रकरण था, डुमरांव मऊ का ये केस है, इसमें मैं गया था। तो उसमें माननीय आयुक्त महोदय ने ऑर्डर कर दिया कि इस प्रकरण की ऑडिट की जाए। मैं गया वहां, एपीएमजी से मिला, ऑडिट कराने का अनुरोध किया। तो ये सब क्या किए कि इतना बैलेंस बनाए कि मैं अकेले बैठा और 5-6 बाबू मेरे सामने राउंड करके बैठ गए। हम तब वो सब झाड़ रहे थे। सबसे बड़ी खासियत है कि करीब 40 के आसपास ऐसी फाइलें मिली और मेरी नजर वहां पड़ती चली गई, पता नहीं क्यों। पेंसिल से लिखा हुआ था प्रत्येक फाइल पे मिनिस्टर केस। मिनिस्टर केस की 40 के आसपास मैंने फाइल निकाल लिया और उसकी प्रतिलिपि में मंगाया। और इस आवेदक की, मृतक आश्रित सेवा वाले की, इसकी भी मैं मांगा कि कब क्या हुआ। तो इसकी एयर की जमीन को हेक्टेयर में बना करके वो सब कर लेते थे काम, इसको बाहर कर देते थे। अच्छी अच्छी हस्तियां जो मरती थी, पीएमजी, एपीएमजी या नीचे के अफसरान जो मरे थे, वो लोग गरीब थे, वो लोग हो गए। क्योंकि ये इसमें मानक देखा जाता है मृतक आश्रित में कि पारिवारिक स्थिति क्या है, स्टेटस सिंबल फैमिली का क्या है, आर्थिक स्थिति क्या है। अंत में जब मैं 40 को इधर कर लिया, दयानिधि महाराज साहब दैट टाइम संभवतः थे, देख रहे थे। तो उन सबों ने क्या किया कि जल्दी जल्दी उसको दिया, मैं पैसा जमा किया, दिया उन सबों ने, जबकि मुझे पैसा देना नहीं चाहिए था। समय बीत चुका था, 35 दिन बाद मैं पैसा नहीं देने का प्राविधान है आयोग में, 35 दिन के बाद, और किसी भी जनधन, लेकिन मैंने दिया और उन लोगों ने लिया, मांग भी किया, मैं जमा कर दिया। उसके बाद उस लड़के को आनन फानन में 1-1.5 महीने के भीतर नौकरी देवरिया जनपद में बाबू पद पे कर दी। तो आखिर ऐसा इस केस में ऐसा क्या हुआ था कि पहले नहीं हो रहा था, बाद में तो कोई इनके ऊपर पेनाल्टी लगी जो नहीं लगी? तो जब तो यही तो बात हुई। तो नौकरशाही की तो तानाशाही बनी रहेगी, तानाशाही बनी रहेगी, वो तो स्वाभाविक है। इस पर क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? अंकुश लगना चाहिए, अंकुश लगना चाहिए। ऐसे अधिकारियों को सस्पेंड होना चाहिए या? हाँ। तो बाद में उन लोगों ने दलील दिया मेरे से ओरल कि जो अधिकारी ये सब करके गए हैं वो सब सेवानिवृत्त हो गए हैं और कुछ मर गए हैं, तो इस प्रकरण के तह में जाना कोई उचित नहीं है। आपका काम हो गया, हम कहे आपका काम हो गया से मतलब नहीं है, पर्सनल हित की बात नहीं है, सिस्टम की बात है। आप लोग गड़बड़ क्यों कर रहे हैं, इतना गड़बड़ किए, इसका इतना पैसा खर्च हुआ, समय खर्च हुआ, पूंजी खर्च हुई, ये नौकरी तो इसको 7 साल पहले मिल जानी चाहिए थी। उसके बाद भी कुछ नहीं बोले लोग, बस यही उन लोगों का ओरल जवाब था कि अरे वो अफसरान रिटायर हो गए, मर गए, क्या करेंगे, बस छोड़ो, चलो क्या करना है जब नहीं कुछ नहीं। अफसरान यदि मर जाएंगे तो कागज तो नहीं मरेगा? कागज नहीं मरेगा, वही कागज तो मैं पकड़ा था, वही 40 के आसपास फाइलें मैंने पकड़ी थी। उस 7 साल की पीड़ा कौन झेलेगा? उस दंश को, उस व्यक्ति का जो आवेदक जो उसका फायदा उठाएगा, नौकरी उसको मिली, वो झेलेगा, उसकी विधवा माँ झेलेगी। यही हुआ भी। आखिर इस दर्द को कौन समझेगा और कब सरकार इसके तह में जाएगी? देखिए, जन सूचना आवेदन जो ही पड़ता है ना,
पे ही वो आदमी जन सूचना अधिकारी के टारगेट में आ जाता है। या तो कहीं से दबाव बनाए या तो जन सूचना प्रत्युत्तर ही नहीं दे, इसलिए कि कुछ होना जाना नहीं है। उत्तर प्रदेश सरकार ने एक और सिस्टम बना दिया है कि जो 25,250 रुपए पर डे के हिसाब से पेनाल्टी लगती है, मानते हैं कि आयोग के पास पावर नहीं है। सबसे अधिक पावर आयोग से अधिक सबसे अधिक पावर अपने मातहतों पर नियंत्रण रखने के लिए हायर अथॉरिटी है, जो कि फर्स्ट अपील अथॉरिटी होता है। वो कुछ करता नहीं, उसी चैनल का अफसर होता है। नहीं, वो अपने पर अगर उतारू हो जाए तो एक भी अपील न तो राज्य सूचना आयोग जाएगी न तो केंद्रीय सूचना आयोग। उत्तर प्रदेश सरकार ने एक और सिस्टम बना दिया है कि जो 25,250 रुपए पर डे के हिसाब से पेनाल्टी लगती है, एक शासनादेश है, उनकी किताब में है, हमारे पास है वो, उसमें स्पष्ट लिखा है कि जो 2,500 की वापसी चाहेंगे तो ड्रग को वो कोड संख्या फला के तहत उसमें कोड दिया है, अपने जो 25,000 की कटौती हुई उसको वापस ले लेंगे। किससे? सरकार से या जनता से? नहीं, आवेदक से, वहां से ट्रेजरी से, ट्रेजरी दे देगी ट्रेजरी, क्योंकि वो जो 250 रुपए पर डे कटता है वो ट्रेजरी के माध्यम से कटता है। हाँ, और ट्रेजरी से फिर वो ऑर्डर करके इसमें भी बहुत सारे खेल मैंने देखे हैं अभी तक कि फर्स्ट राज्य सूचना आयोग ने इस पर लगा दिया 25,000 रुपए का, वो चाहे 20,000 रुपए का। राज्य सूचना आयोग के पेनाल्टी के जो अधिकार हैं वो बहुत सीमित हैं। वो बहुत करता है, 25,000 की पेनाल्टी लगा देगा, उसके बाद उसको और कोई पावर नहीं है। हायर अथॉरिटी से सिफारिश कर देगा, चैनल के अफसर हैं, अपने में समझ लेते हैं, समझ रहे हैं। नहीं तो इसमें हमने कई बार देखा है कि अधिकारी डायरेक्ट कैश में पेमेंट कर देता है। क्या ये सही तरीका है? कैश नहीं, ये गलत है। चेक अधिकारी खुद का चेक मेरे यहाँ एक अधिकारी को 25,000 रुपए की कास्ट लगी थी। एक भीमराम बनाम करके था, यही एडीडीओ समाज कल्याण का प्रकरण था, उसमें 25,000 उन्होंने चेक से काट के दे दिया था, जबकि लेने वाला ट्रेजरी अफसर था। ट्रेजरी में मैंने आरटीआई दिया, आरटीआई वापस कर दिया उन सबों ने। ऐसा क्यों? 25,000 चेक काट के दे दिया, पर डे नहीं कटवाया था उन्होंने। ऐसी स्थितियां हैं, ट्रेजरी भी उसमें अजीब खेला करती होगी, सारे बवाल की लड़ाई। आरटीआई, जबकि हाई कोर्ट का आदेश है कि आयोग को तारीख पे तारीख डालने का कोई अधिकार नहीं है। मानते हैं कि आयोग के पास पावर नहीं है। सबसे अधिक पावर आयोग से अधिक सबसे अधिक पावर अपने मातहतों पर नियंत्रण रखने के लिए हायर अथॉरिटी है, जो कि फर्स्ट अपील अथॉरिटी होता है। वो कुछ करता नहीं, उसी चैनल का अफसर होता है। नहीं, वो अपने पर अगर उतारू हो जाए तो एक भी अपील न तो राज्य सूचना आयोग जाएगी न तो केंद्रीय सूचना आयोग जाएगी। मतलब ये जानबूझ के इसका संख्या बढ़ाई जा रही है। अपील अधिकारी अगर अपने पर उतर जा तो कोई भी जन सूचना अधिकारी 1% इधर उधर नहीं जाएगा, 1%। आखिर जो प्रथम सूचना अधिकारी है, जैसे दायित्व निर्वहन में विफल रहते हैं। क्यों? आखिर कारण क्या है? अब उनकी कुत्सित मानसिकता, ये भी तो उसी लाइन में खड़े हैं जिस लाइन में पीआईओ खड़ा है। दोनों की वही हाल है, बड़ी विफल। ये तो सरकार इस पर कोई सरकार कोई अंकुश नहीं लगाती। सरकार नहीं लगाती इस पे। सरकार कितना ध्यान देगी, क्या करेगी? सरकार, आयोग जब कुछ नहीं कर पा रहा है, उसके आयोग को सीमित कर दिया गया, उसके अधिकार सीमित हैं। वो सब जानते हैं कि 25,000 लगेगा, गवर्नमेंट का शासनादेश है, फिर वहां जाएंगे, लिखवा के ले आके ट्रेजरी में दे देंगे, मेरा वापस हो जाएगा। सब आखिर क्यों मतलब सरकारें आंखें बंद? एकदम आरटीआई को तो इन्होंने, देखिए इसमें एक सुप्रीम कोर्ट का है, साइटेशन है, नामित शर्मा बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, ये 13 सितंबर 2012 का है। इसमें सुप्रीम कोर्ट के जज महोदय ने कहा है, स्वतंत्र कुमार सर थे और AK पटनायक साहब थे, दोनों डिवीजन बेंच थी। इनका एक ऑर्डर है, इसमें लिखा है कि आरटीआई एक्ट एज ए क्या है उसमें, इंडियन एविडेंस एक्ट, भारतीय साक्ष्य अधिनियम के समान है, कमतर नहीं है, बेहतर है। लेकिन इसकी महत्ता को, इसकी गरिमा को पीआईओ, FAA फर्स्ट अपील अथॉरिटी सब तार तार कर रहे हैं अपने मन से
कितना हुआ, आप इंडियन एविडेंस एक्ट के तहत भी डालेंगे तो फिर वही करेंगे सब, एकदम जन सूचना के प्रति। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि आपने कभी आरटीआई डाली हो और पीआईओ ने, चाहे फर्स्ट आउटलेट अथॉरिटी ने, आप पे दबाव या धमकी कभी दी? कभी नहीं, ये मुझे कभी महसूस ही नहीं हुआ कि कौन धमकी देगा, क्या करेगा। नहीं दिया है या नहीं कभी? नहीं, ऐसी घटना कभी हुई आपके ऐसा साथ? नहीं हुआ है, कभी ऐसा नहीं हुआ है। एक बार मैं जिला समाज कल्याण अधिकारी में कार्यालय में था, तो एक बाबू थे, रवि सिंह, रिटायर हो गए थे, तो उसने मुझसे कहा था कि पटेल जी यहाँ क्या घूम रहे हैं, यहाँ कुछ मिलेगा नहीं। मैं प्रथम अपील अधिकारी के यहाँ गया, उसके बाद मैं कुछ नहीं हुआ। प्रथम अपील अधिकारी सुन, ये स्टेटमेंट जब अमर उजाला में आया इनका, तो सुबह हमारे मित्र से बुलवाए, मित्र के घर गए थे, बुलवाए, मित्र ने बुलाया तो देखा अमर उजाला में, तो ये लोग इतने नीचता पर उतारू हैं कि बेटे की कसम खा गए कि मैं ऐसा नहीं चाहता, जबकि पूरे दफ्तर में कहता। तो ये लोग हर स्तर पर उतारू रहते हैं, कुछ भी हो जाए, चमड़ी चली जाए लेकिन दमड़ी न जाए। अच्छा, आपने आज अभी तक 1000 मतलब आरटीआई डाल चुके हैं, अभी तक लगभग कितने पर कार्रवाई हुई है, कितने पर कार्रवाई नहीं हुई? जब वहां पे अपील होती है, नोटिस आती है, तब अधिकारी हरकत में आते हैं, इससे पहले हरकत में नहीं आते हैं। पीआईओ चाहे फर्स्ट अपील अथॉरिटी हो, एक प्रकरण श्रम विभाग का था, मैं गया था वहां पे, मैं बहुत सुंदर काम किया उन्होंने, उस विभाग ने, श्रम विभाग ने। गाजीपुर में आरटीआई डाला था, जब मैं फर्स्ट अपील वहां पे डाला, फर्स्ट अपील के 10वें दिन में मुझे लेटर मिल गया और मुझे बनारस बुला ले गया, और पीआईओ गाजीपुर को भी श्रम विभाग के बुला ले गया बनारस, डायस पे बैठा के अपने सामने दोनों पक्षों से बहस करके, अपर श्रम आयुक्त नाटी इमली बना के बहस करके एक एक बिंदु का निस्तारण अपने स्तर से उभय पक्षों को समझाते हुए कर दिया। अगर ऐसा हो तो आरटीआई में ऐसा कुछ नहीं है कि जिसका जवाब नहीं दिया जा सकता। नहीं, आप देख रहे हैं कि जैसे आरटीआई, बहुत सारी आरटीआई लंबित हैं, 6-6 महीने ये लोग लगा देते हैं। नए आरटीआई एक्टिविस्ट उनको उस चीजों को समझ नहीं पाते हैं, कभी लड़ाई झगड़ा कर लेते हैं, इस तरह की घटनाएं घटनाएं हुआ करते हैं। इसमें देखिए पेंडेंसी बड़ी, इसके लिए पेंडेंसी है, पेंडेंसी जन सूचना प्रत्युत्तर न देना इनकी मानसिकता बन गई है। देंगे तो आधा अधूरा देंगे, फिर कहते हैं कि ये 81J में आता है, जबकि 81J क्या है? 81J ये है कि इसको हम दे नहीं सकते, नहीं, ये शासकीय गोपनीयता के आधार, शासन की गोपनीयता, ये तो जनता के लिए, जनता के लिए ये चीजें हैं। ये प्रिटेंडिंग है सर, ये बहानेबाजी है। 81J का सही उपयोग नहीं होता। अभी 5-6 दिन पहले 9 बेंच सुप्रीम कोर्ट का एक हम देख रहे थे ऑर्डर, उसमें कोर्ट किया था कि 81J का कहने से कोई बच नहीं सकता। 81J का असली शाब्दिक अर्थ ये लोग नहीं समझ रहे हैं कि कौन इस दायरे में, इसमें क्या है। सब दफ्तर में मौजूद सभी सूचनाएं जन सूचना के दायरे में आती हूँ, चाहे आपका रिकॉर्ड हो, अभिलेख हो, सब कुछ आता है उसी दायरे में। एक चीज से अब डर लग रहा है, डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन बिल अभी पेंडिंग है, जिस दिन वो आ जाएगा, उसका हमने थोड़ा सा निकाल के पढ़ा है कंप्यूटर से, आ जाएगा उस दिन दिक्कत होगी, आरटीआई खत्म। तो मतलब कि सरकार नहीं चाहती है कि अधिकारी काम करें? अब सरकार चाहे या न चाहे, ये तो परंपरा हो गई, काम करना या न करना इसी सरकार की बात नहीं, पीछे की भी गवर्नमेंट में हमने देखा है, काम न करना उनके विवेक पे निर्भर करता है। सभी अधिकारी ऐसे नहीं होते हैं, सभी कर्मचारी भी ऐसे नहीं होते, सभी फर्स्ट अपील अथॉरिटी ऐसे नहीं होते। तमाम लोग हमको बुला के फर्स्ट अपील अथॉरिटी उसको खत्म किया है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन जैसे देखा जाए उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल क्षेत्र देखेंगे, चाहे आपका इधर जितने भी हैं, अधिकारियों की लीपापोती से आज कोर्ट में, चाहे छोटी छोटी लापरवाही से कोर्ट में इतने मामले लंबित होते जा रहे हैं कि जनता त्राहिमाम त्रस्त हो चुकी है। पेंडेंसी, काम न करना इनकी मानसिकता बन गई है, पेंडेंसी कहां से रहेगी?
तो आखिर इसके लिए क्या किया जा सकता है, क्या ऐसा देखिए इसके पे सक्रियता होनी चाहिए थोड़ी सी गवर्नमेंट की, कि आयोग में कितने अपील पेंडिंग हैं। एक दिन थोड़ा सा मैंने देखा, पूरा पकड़ नहीं पाया, गाजीपुर की पेंडेंसी राज्य सूचना आयोग में नियर अबाउट 400 शो कर रहा था। फिर उस चीज को मैं खोजा पाया नहीं, फेसबुक पे था, है ना। ये तो हाल है, जहां की 400 की पेंडेंसी होगी तो वहां भी वही हाल है, पेंडेंसी पड़ी रहे, कब नंबर आएगा पता नहीं। 2 साल पे तो नंबर आता है आयोग में। नहीं, अभी फिलहाल देखने में ये मिल रहा है कि युवा जो हैं क्राइम की तरफ, अपराध की तरफ झुकाव हो रहा है। उसका मुख्य कारण यही दिख रहा है कि वो जाते हैं अधिकारियों के पास, इनके पास मामला को इतना लंबित कर देते हैं कि अब लड़कों के माइंड में ये आ गया कि हम ही निस्तारण कर दें। नहीं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए, कानून को हाथ में नहीं लेना चाहिए। उसके लिए तमाम व्यवस्थाएं हैं, सरकार की व्यवस्थाएं हैं, अपनी व्यवस्थाएं हैं, शालीनता से हर काम अपना करा देना चाहिए। वो तो बात आप सही एकदम, आपका ये है कि शालीनता से करना चाहिए। सरकारी कार्य में हस्तक्षेप न करे की दिक्कत हो, लेकिन सरकार, एक सेकंड मैं रुकना चाहूंगा आपको। सरकारी काम में हस्तक्षेप, यदि सरकारी कर्मचारी यदि खुद काम न करने पर उतर जाए तो उतर गए हैं, तो आखिर क्या किया, जनता क्या करे? जनता क्या कहाँ जाए, किसके पास जाए? नहीं, किसके पास जाएगी? वही जो व्यवस्था है वही जेल की चुप मार जाएगी, जो सिस्टम है अपना चुप मार जाएगी। क्या करेंगे? कब तक ऐसा चलेगा? अब देखिए कब तक चलेगा, ये तो है। इसमें कुल मिला जुला के हम अब तक का हमारा पूरा अनुभव है कि अगर फर्स्ट अपील अथॉरिटी अपने पर उतारू हो जाए, अपने पर आ जाए, तो पीआईओ की औकात नहीं है कि वो किसी जनसूचना प्रत्युत्तर को देने में आनाकानी करे। इसके लिए तमाम हैं, सुप्रीम कोर्ट के आर्डर हैं, एसआईसी के आर्डर हैं, सीआईसी के आर्डर हैं, तमाम आर्डर हैं। अच्छा, आरटीआई का आवेदन करने में मुख्यतः क्या क्या समस्याएं, चुनौतियां आती हैं नए आरटीआई एक्टिविस्टों के लिए? देखिए आरटीआई एक्टिविस्ट और आरटीआई आवेदक 2 होते हैं जी। एक व्यक्तिगत रूप से दुखी होकर के अपने कागजात के संबंध में एक आरटीआई डाली जाती है, वो आरटीआई आवेदक हो गया। और एक आरटीआई एक्टिविस्ट जो होता है वो दूसरे मामलों को लेकर के जनहित में उजागर करने का प्रयास करता है, वो आरटीआई एक्टिविस्ट है। मान लीजिए कई केसेस, प्रथम अपील पीआईओ के यहाँ किया, मतलब जो आवेदन किया पीआईओ के पास, उससे जवाब नहीं मिला, फिर फर्स्ट अपील भी किया, उससे भी कोई जवाब नहीं मिला, फिर राज्य सूचना आयोग गया, वहां भी जवाब नहीं मिला। वहां भी नहीं मिला। तो आखिर क्या करना चाहिए ऐसे आयोजकों? उसके लिए सिस्टम दोषी है, थोड़ा सा कड़ा हो जाएगा सिस्टम, अपने पे उतारू, नहीं तो उसको उतारू हो जाए, नहीं अगर उतारू हो जाए, कंप्लेंट मिले कि फला जज ने मेरे साथ ऐसा किया, मेरे आयोग में पेंडिंग है इतने, यही तो प्रोसेस है। नए आरटीआई एक्टिविस्टों को कैसे पता लगे कहाँ उनको आवेदन करना है? मान लीजिए कि देखिए आरटीआई एक्टिविस्ट अपने में परिपक्व होता है, उसको ये सब सोचना बताना जानने की जरूरत नहीं है। जब परिपक्व होगा तभी आरटीआई एक्टिविस्ट होगा, नहीं तो अपने प्रकरण को जो उठाएगा वो तो आरटीआई आवेदक है। वो उसको दिक्कत होगी कि किस बिंदु में क्या लिखना है, कैसे क्या करना है, कैसे मांगा जाता है, कितने दिन किसको, जैसे 35 दिन बाद हम फर्स्ट अपील में जाएंगे, वो इसको संज्ञान में, इसका ज्ञान भी होना चाहिए। नहीं तो यदि नए आवेदक हैं, यदि उनको राज्य सूचना तक भी कोई सूचना न मिली तो वो क्या करें? हाई कोर्ट जाएंगे। तब हाई कोर्ट के लिए उतना पैसा चाहिए, पैसा चाहिए। बहुत कम लोग नहीं, बहुत लोग हैं, 10-20% लोग जाते हैं हाई कोर्ट। नहीं तो हाई कोर्ट जाने क्या सरकार का कोई ऐसा नियम है, अधिनियम है? क्योंकि पेंडेंसी तो ये थर्ड अपील उसकी जो होगी वो हाई कोर्ट का ही सुनने का अधिकार है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में स्थानीय स्तर पर निदान करने का किसी को पावर नहीं है। राज्य सूचना आयोग को हस्तक्षेप करने का पावर आयोग। तो उसके लिए विधिक कोई व्यवस्था की गई है कि जैसे किसान परिवार का व्यक्ति भी हाई कोर्ट जा सके, और मतलब उसके लिए कोई आप एक वकील करिए, अपनी आरटीआई का जवाब दाखिल कर दीजिए, जो दिया है उन्होंने, आयोग का जो ऑर्डर है उसके खिलाफ जाके वहां सर, आप ये बात तो कहना बहुत आसान है, लेकिन एक हाई कोर्ट के वकील का आपकी फीस ये कहाँ से इसका वो होगा? देखिए जो अपने पे उतारू हो जाएगा कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है,
वो जाने का हर संभव प्रयास करेगा। नहीं तो कहाँ से एक नया लेकिन आरटीआई आवेदक कहाँ से उतना पैसा चुपचाप घर बैठ जाएगा तब। तो मतलब हाईकोर्ट सरकार ये चाहती है कि मतलब सरकार नहीं चाहती है, अधिनियम भी इस ढंग का बन गया है। तो इसमें क्या सुधार होना चाहिए? इसमें ये सुधार होना चाहिए कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ही अपील करके किसी वो सब व्यवस्था, हाई कोर्ट का अधिकार खत्म करके डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ही इसकी व्यवस्था अगर बन जाती है किसी मजिस्ट्रेट के यहाँ, तब तो बड़ी अच्छी व्यवस्था होगी लोकल में, तब तो न्याय होगा। हर आदमी हाई कोर्ट कैसे जाएगा? लखनऊ सेकेंड अपील देखने के लिए बहुत कम लोग एक बार गए नहीं, जबकि हाई कोर्ट का आदेश है कि आयोग को तारीख पे तारीख डालने का कोई अधिकार नहीं है, लेकिन आयोग के लोग एकदम सिद्धास्त हैं इस मामले में, तारीख पे तारीख डालते चलते हैं, वो अपने को कोर्ट समझते हैं। उस आदेश, हाई कोर्ट के उस आदेश में कोर्ट ने कहा है स्पष्ट रूप से कि आयोग अपने को न्यायालय न समझे, हर हाल में 35 दिन में सूचना देना है। देखिए नियम तो बहुत सारे हैं, लेकिन नियम का कोई अनुपालन नहीं, जैसे अनुपालन नहीं हो रहा है, तो उसके लिए आखिर नए आवेदक जो होंगे वो कैसे चलेंगे? मान लीजिए कि कोई पीआईओ, किसी ने आरटीआई डाला, आवेदन किया और पीआईओ ने गलत ही इंफॉर्मेशन दे दी। नहीं, गलत देगा तो हम संतुष्ट नहीं होंगे। जब आवेदन नहीं, इसके बाद उसने फर्स्ट अपील में गया, फर्स्ट अपील में भी उसको आवेदक को कोई उत्तर जवाब नहीं मिला। राज्य सूचना आयोग गया, वहां भी कुछ नहीं मिला। हाँ। अब क्या करे वो आवेदक? अब एक ही रास्ता बचा है, बस वही हाई कोर्ट। और एफआईआर का क्या प्रोसीजर है इसमें? एफआईआर का प्रोसीजर है इसमें तमाम है, जिसमें हम बता रहे हैं आपको। एफआईआर आप कर सकते हैं। मैं देखिए, इसमें हमने बताया था कि एनसीटी डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ एक सुप्रीम कोर्ट का साइटेशन में दिया था आपको, और एक और दिया था एलडी चोपड़ा बनाम डीसीबी एनडब्ल्यू। हाँ, इसमें भी प्रावधान है कि आप लोग जा सकते हैं हाई वहां पे एफआईआर करा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के भी आर्डर हैं इसमें स्पष्ट, इसमें है सिविल अपील संख्या 10,787-88 एलपीसी में मुख्य सूचना आयुक्त बनाम मणिपुर राज्य के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने के 2 विकल्पों के खंडपीठ के निर्णय पर निर्भर करता है। वाद संख्या 32,768 और 69 2010 में 12/12/2012 को निर्णय लिया गया, जो माननीय न्यायालय के 2 संविधान पीठ पर निर्भर करता है और जन सूचना अधिकारी और प्रथम अपील अधिकारी द्वारा माननीय निर्धारित कानून का पालन करने में विफल रहे, जिसमें प्राथमिकी दर्ज करने की भी बात कही गई है। इसके अलावा हाई कोर्ट मुंबई ने सिविल अपील संख्या रिट पिटीशन नंबर 6961 ऑफ 2012 विवेक विष्णु पंत कुलकर्णी बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र व 3 अन्य के मामले में स्पष्ट आदेश दिया है कि प्रथम अपील अधिकारी जन सूचना अधिकारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा सकता है। पर मैं शुरू में ही, बीच में ही आपसे कहा कि प्रथम अपील अधिकारी अगर अपने पे उतारू हो जाए तो जन सूचना असली हो जाएगी, असली जन सूचना हो जाएगी। अपने अधिकार को और कर्तव्य पे अगर उतर जाए प्रथम अपील अधिकारी, तो आयोग जाना ही बंद हो जाएगा। नहीं, वैसे तो यदि निचले लेवल पे ही, लेकिन चैनल के अफसर हैं, एक दूसरे से लिंक हैं। अगर किसी अन्य विभाग का भी होता है इसमें तो तमाम सुधार होते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन विभागीय हैं। जिन विभागों के हायर अथॉरिटी नहीं है उनके प्रथम अपील अधिकारी कलेक्टर हैं, कुछ विभागों के, जहां जिसमें से एग्जाम्पल के तौर पे वक्फ बोर्ड है, वो जो जिला वक्फ बोर्ड है, तब से ये कलेक्टर इनके प्रथम अपील अधिकारी, क्योंकि मंडल स्तर पर इनके अधिकारी संभवतः नहीं है, इनके प्रथम अपील अधिकारी कलेक्टर भी हैं, देखा है मैंने अपील करके, देख करके। चलिए, आपने जन सूचना पर बहुत अच्छा प्रकाश डाला और हमारे ऑडियंस को हो सकता है कि इससे बहुत अच्छा लाभ मिले। अभी आप सुन रहे थे उत्तर प्रदेश के जाने माने आरटीआई एक्टिविस्ट मिस्टर जगदीश पटेल जी को। यदि आपका कोई प्रश्न हो, कोई आपसे कोई कभी भी हमसे पूछ सकता है। मेरा मोबाइल नंबर है, ले लें, 9026716168 मेरा मोबाइल नंबर है। कभी भी एफआईआर का फॉर्मेट लेना हो, किसी का साइटेशन पूछना है किसी प्रकरण का,
तो मैं देने के लिए उद्यत हूँ, तैयार हूँ। कोई भी आए, कोई भी पूछे, मैं देने को तैयार हूँ। मदद हमारी ले सकते हैं। देखिए, आपके सामने ऐसे ऐसे लोग भी हैं जो कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट एक आरटीआई के विषय में हर चीज बताने के लिए तैयार हैं। यदि आप कुछ अंदर कोई प्रश्न है, कोई सूचना है, तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। हम इनसे संपर्क करके आपका उत्तर देंगे। नमस्कार, धन्यवाद।